कैसी होती है संघर्ष से सफलता की कहानी। मैं बहुत छोटे घर से यहाँ तक आया हूँ। पहली बार ए ग्रेड मिला है। मेरे पिताजी एक दुकानदार थे कि मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ। स्ट्रिक्ट टीचर है आप। मैं नहीं पहुँच पाता, मेरी प्रसिद्धि पहले पहुँच जाती। फिल्मों का शौक है। बचपन के दोस्त अभी तक है जो बचपन से थे। मेरे तो दोस्तों की लंबी फहरिस्त है। हमारे यहाँ कहावत है, अति सर्वत्र वर्तते। सोशल मीडिया अपनी जगह अच्छा है, उसकी यूटिलिटी आपको देखना चाहिए। क्वालिटीदार माल होगा तो लाइक अपने आप ही आ जाएगा ना। कौन सी बुक्स आप ज्यादा पढ़ते हैं? सभी पढ़ता हूँ करीब करीब। आगे आपके ड्रीम्स क्या है? कि विश्वविद्यालय का नाम विश्व की 100 यूनिवर्सिटियों में आ जाए। बिना मेहनत के कभी भी सफलता नहीं मिलती। कैसी होती है संघर्ष से सफलता की कहानी। संघर्ष के पीछे, सफलता के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना संघर्ष होता है, कितनी भागदौड़ होती है और बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं कि कब इंसान बड़े पद पर पहुंचता है और कैसे पहुंचता है। और इन्हीं सवालों के साथ में मैं आ पहुंची हूं BU यूनिवर्सिटी यानी कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के पास। कुलगुरु है सुरेश कुमार जैन जी, प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन जी। सर बहुत स्वागत है आपका पीपल्स समाचार में। सर जिस तरीके से अभी नेक में ए ग्रेड मिला है, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपके रहते हुए पहली बार बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है, तो उससे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बरकतुल्लाह को रियली ये बात सही है कि जब से विश्वविद्यालय बना है तब से पहली बार ए ग्रेड मिला है। इसके लिए मैं अपने सहयोगी जिन्होंने दिन रात जी तोड़ मेहनत की उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। संग में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो टाइम टू टाइम हौसला अफजाई करते हैं, और विशेष रूप से हमारे जो राज्यपाल जी हैं माननीय मंगू भाई जी पटेल, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में इंदर सिंह जी, उनका इन सभी लोगों का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जब जब मुझे कहीं कोई दिक्कत हुई तो मैं हमेशा इनके पास मार्गदर्शन हेतु, सलाह हेतु जाता था। ये लोग मुझे गाइड करते थे। तो ऐसा मेरा सोच है कि अगर इनका सहयोग मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। जी सर, आज हम बात कर रहे हैं संघर्ष से सफलता तक की कहानी की। तो कैसा आपका संघर्ष रहा है और इस पद पर आप पहुँचे हैं, तो क्या स्टेप्स आपकी रही है? देखिए, संघर्ष तो पूरे जीवन में जब से मनुष्य समझदार होता है, मनुष्य को जब समझ होती है, समझने लगता है कि व्यवस्थाएं क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, तो संघर्ष तो तभी से चालू हो जाता है। अब संघर्ष किस तरह का है ये अलग अलग बात होती है। अब आप मेरे बारे में अगर पूछेंगे व्यक्तिशः, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं बहुत छोटे घर से यहाँ तक आया हूँ। मेरे पिताजी एक दुकानदार थे और वहाँ से मैं जब पढ़ता था तो मैंने 2 ही सपने देखे थे, या तो मैं पुलिस में जाऊँगा या फिर प्रोफेसर बनूँगा। तो 83 में एक बार PSC दी थी मैंने, तो उस समय मैं PSC सेलेक्ट हो गया था, लेकिन अपनी जिद के कारण इंटरव्यू देने नहीं गया। तब फिर मेरे मन में था कि टीचिंग जॉब मुझे शुरू से अच्छा लगता है जी। तो फिर मैं टीचिंग जॉब में आया। तब से फिर टीचिंग जॉब में हूँ और लगातार देश की, समाज की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि 2 प्रोफेशन आपने चुने थे कि पुलिस बनना था या फिर प्रोफेसर, तो पुलिस क्यों छोड़ा? एक्चुअली क्या है, मैंने पुलिस में चूँकि मेरा सिलेक्शन PSC में हो गया था, तो मैं खुद ही किन्हीं मतलब उस समय के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि मैं गवारा नहीं हुआ मुझे। फिर चूँकि 2 ही थे, फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी टीचिंग, दूसरी प्रायोरिटी वो थी। पर जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो बहुत सारे सपने देखे जाते हैं। मैंने 2 ही देखे थे, या तो पुलिस में जाऊंगा या टीचिंग में आऊँगा। तो उस समय मैं PSC छोड़ दी थी, तो फिर मैं टीचिंग में आ गया। एक छात्र से टीचिंग की शुरुआत कैसे, मतलब आपने स्कूल से की थी या फिर कॉलेज से टीचिंग की शुरुआत की थी, कुलगुरु तक का सफ़र? मैंने टीचिंग जो है, मैं जब PG करता था तब भी घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, UG के बच्चों को। मैं अब भगवान की कृपा है, माता सरस्वती का आशीर्वाद कहिए कि मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ। जिस अंदाज में मैं पढ़ाता हूँ तो अपनी बात, अगर 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हों, मैं अपनी बात उनके दिमाग में उतार देता हूँ। वो मेरा एक सिंपलेस्ट आइडिया, वो मेरा स्टाइल है। तो शुरू से मेरा
वो था तो मैं जैसे ही पीजी किया, पीजी करने के बाद मैंने एमफिल में एडमिशन लिया और एमफिल में एडमिशन आधा एमफिल हुआ कि मेरी नौकरी लग गई। तो फिर एमफिल मैंने छोड़ दी और नौकरी में। सर जैसे टीचिंग का आपका सपना रहा है, पुलिस का तो रहा था, लेकिन टीचिंग में आप आए, आगे बढ़े और पढ़ाते भी काफ़ी अच्छा है। तो कुलगुरु के पद पर आकर क्या आपका सपना पूरा हुआ? मैं यहाँ भी पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ जब टाइम मिल जाता है। मैं विश्वविद्यालय में RGPV में पहले रजिस्ट्रार था, वहाँ भी पढ़ाता था। टाइम मिलता है तो यहाँ भी जाता हूँ, मेरा एक पीरियड मैंने लगवा रखा है। बच्चे कहते हैं सर कब आएंगे पढ़ाने। अब चूँकि मेरी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ रहती हैं तो जब समय मिलता है तो जाता हूँ, पढ़ा के आ जाता हूँ। बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर है आप या फिर? नहीं, मैं क्लास के मामले में तो बिल्कुल कोई समझौता नहीं। क्लास माने क्लास टाइम पे होगी, आपको टाइम पे बच्चे इंतज़ार करते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ कि सर आएंगे, टाइम से आएंगे और आते हैं तो देख के जाते हैं। तो मैं ये क्लास में जैसे एक जो आज माहौल है वो मेरे उसमें मैं नहीं चलने देता हूँ, क्योंकि उसमें ये है कि जब मैं बच्चों को देता हूँ तो बच्चों को भी लगता है कि सर दे रहे हैं तो हमें भी गंभीर होना चाहिए। इस तरह बच्चे गंभीर रहते हैं। सभी की सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, कंपटीशन होता है या फिर मोटिवेशन होता है। तो आपकी सक्सेस के पीछे मोटिवेशन क्या रहा? देखिए, मैंने टीचिंग जॉब जब मैं आ गया तो फिर दिमाग में एक था कि टीचिंग का हाईएस्ट क्या है, ऐसे कभी कभी मैं सोचता था। तो कॉलेज में था तो फिर बोले टीचिंग का हाईएस्ट कॉलेज में हूँ तो प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रोफेसर हूँ। तो मैं प्रिंसिपल बना 3 साल उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर प्रिंसिपल बना, प्रिंसिपल से हटा तो फिर यार प्रिंसिपल तो हो गया, अब आगे क्या। तो फिर चूँकि मेरा प्रशासन करने का तरीका ऑल टुगेदर डिफरेंट है, आउटपुट ओरिएंटेड मेरा वर्क रहता है कि आउटपुट आना चाहिए। तो फिर कुछ भाग्य कह लीजिए या मेरे कर्म कह लीजिए कि मेरी ऐसी स्थिति है प्रसिद्धि कि मैं नहीं पहुंच पाता, मेरी प्रसिद्धि पहले पहुंच जाती। कि बोले स्ट्रिक्ट प्रशासक है तो बोले उसको ही रजिस्ट्रार बनाइए। तो फिर मुझे राजीव गांधी में रजिस्ट्रार बना दिया। अब जब मैं रजिस्ट्रार बन गया तो फिर मन में ही आया भाई यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट क्या है टीचिंग में, तो था कुलगुरु, पहले कुलपति कहते थे। हाँ। तो फिर मैंने कहा अब कुलपति के लिए भी ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने कुलपति की तरफ आगे पाँव बढ़ा दिया। बिल्कुल सर, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा जीवन, क्योंकि दुकानदार, आपने बताया कि आपके पिता दुकानदार थे और फिर उस पद पर अब आप इस पद पर है, कुलगुरु के पद पर, और काफ़ी बच्चों को शिक्षा भी दे रखे हैं और एक मोटिवेशन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपकी कहानी। मैं ये जानना चाहूँगी कि फैमिली बैकग्राउंड आपका ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली इतना मजबूत होगा या फिर नहीं होगा? लेकिन नहीं, इतना फैमिली बैकग्राउंड कल भी मजबूत नहीं था, आज भी मजबूत नहीं है और कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा अपना सोचे खाने के लिए भगवान पर्याप्त देता है, जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से फैमिली में आप यहाँ कुलगुरु है तो फैमिली में कैसे टाइम देते हैं अपनी फैमिली को? क्योंकि काफ़ी सारे वर्क है, जैसे अभी हम भी देख रहे थे तो एक के बाद में एक कॉल आपके पास में आते रहते हैं, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका, तो फैमिली में टाइम कैसे देते हैं? मैडम देखिए, 10 बजे से 6 बजे तक तो मुझे सरकार ने ड्यूटी असाइन की ही है। यूँ तो हम 24 घंटे के सेवक हैं, हर शासकीय सेवक 24 घंटे का सेवक होता है। सरकार आपको कभी भी किसी भी क्षण बुला सकती है। तो मेरा अपना वो है कि मैं लगभग सुबह 11 बजे से और शाम को कम से कम 7 बजे तक तो ऑफिस में ही रहता हूँ। अब 7 बजे बाद फिर मैं ऑफिस छोड़ के 7 बजे बाद फिर मैं ऑफिस की तरफ नहीं मुड़ के देखता हूँ। 7 बजे बाद फिर मैं अपना घर, मित्र, समाज, वो सब देखता हूँ। फिर उस समय ऑफिस की चर्चा ना मैं घर में करता, ना कहीं किसी से करता, इस दौरान ही करता हूँ। और यही मैंने अपने एम्प्लॉइज़ को भी कह रखा है कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ऑफिस टाइम में ही बुलाऊँगा, ऑफिस टाइम के अलावा नहीं बुलाऊँगा। बिल्कुल, प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी मजाकिया अंदाज के होते हैं, फैमिलियर होते हैं। तो आपका मैं पूछना चाहूँगी कि फिल्मों का शौक़ है या फिर नहीं है? हाँ, फिल्मों का शौक़ है
अच्छी फिल्में जो रहती हैं, क्लासिकल जो फिल्में रहती हैं, आर्टिस्टिक फिल्में, वो मुझे पसंद है, या पेट्रियोटिक्स जो आती हैं देशभक्ति वाली, वो अच्छी लगती है। तो अभी भी फैमिली के साथ में जाते हैं फिल्में देखने? नहीं, अब तो कई वर्ष हो गए, पहले थिएटर में जाने का शौक था, अब तो घर की टीवी में ही इतनी आ जाती हैं तो वहाँ नहीं जाते। और ऐसा भी होता है कि हम हमारी सक्सेस के पीछे भागते भागते अपनी जो दोस्त होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, या फिर दोस्त पीछे रह जाते हैं। तो आपके साथ में क्या वो बचपन के दोस्त अभी तक है जो बचपन से थे? मैडम, ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि मेरे तो दोस्तों की लंबी फहरिस्त है। जो बचपन में थे वो आज और जुड़ते ही जाते, उसमें कोई कमी नहीं। बचपन में जितने थे वो तो हैं ही, कॉलेज लेवल के हैं ही, और वर्तमान में बहुत लंबा सर्किल है जी। तो ये मेरे दोस्तों की शिकायत रहती है कि मैं मतलब अब बहुत अधिक जिस परिवेश में वो नहीं दे पाता हूँ टाइम, पर टाइम सबको देता हूँ। भले ही फ़ोन पे बात करूँगा, व्हाट्सएप पे बात करूँगा, हेलो हाय कर लूँगा, या उस शहर से निकलूँगा। जैसे मैं अभी दिल्ली गया था, गया मैं एक दिन के लिए था, शाम को थोड़ा जल्दी निपट गया। तो मेरा एक दोस्त क्लासमेट 11th का रिटायर्ड कैप्टन, उसको फ़ोन करा, यार कहाँ हो? बोले घर पे हूँ। बोले तुम कहाँ हो? दिल्ली में हूँ। तो बोले घर आओ, खाना खाएंगे साथ में। अरे मैंने कहा, बोले नहीं 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 नहीं, वो तो चले गए नहीं। तो फिर गए, बैठे, फिर दुनिया जहान की बातें, वहाँ कब पढ़ते थे तो क्या करते थे, आज क्या है, और दिन दुनिया की बातें। बिल्कुल, दोस्तों से मिलते हैं तो गपशप हो जाती है, पुरानी गपशप हो जाती है। और आज के टाइम पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इंटरनेट की दुनिया में जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, और जो ब्लॉगिंग करते हैं, उन्हें लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छा है, लेकिन अति यूज़ आज अति यूज़ हो गया है। हमारे यहाँ कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते। लोग उस चीज़ का मतलब जिसको बोलते हैं ना, मिसयूज़ होने लगा, यूज़ नहीं मिसयूज़ होने लगा। मोबाइल को अगर आप देखेंगे, मोबाइल के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर आप देखेंगे आईटी में, तो अगर उपयोग की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अच्छे उपयोग हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, उसके कारण जो लोगों ने अपने आप को जो प्रोफेशनल टाइप का सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन में चला जाता है। मैं कई बार देखता हूँ वो लोग इस तरह से बोले, मेरे को लाइक कर दो तो मेरे लाइक बढ़ जाएंगे। अरे भाई, आपकी क्वालिटीदार माल होगा तो लाइक अपने आप ही आ जाएगा ना। अब क्वालिटी नहीं हो फिर भी आपको लाइक दो, कौन देगा? तो इसके कारण से जो एक मतलब इसको मैं वो नहीं कह सकता हूँ। सोशल मीडिया अपनी जगह अच्छा है, उसकी यूटिलिटी आपको देखना चाहिए। यूटिलिटी तो एक तरफ रह गई भाई। आज मोबाइल की यूटिलिटी अगर आप देखेंगे तो एक तरह से ये है कि जैसे उन्होंने कहा साहब, लोग कई बार कहते हैं कि मोबाइल जो है, हम तो 7 बजे यार सोते समय बंद कर देते हैं और सुबह चलाते हैं। मैं 24/7 ऑन रखता हूँ भाई, कब किसको ज़रूरत पड़ जाए मेरी, तो उसकी यूटिलिटी हुई है। अगर मैं कभी कोई मेरा मित्र या मेरा कोई चाहने वाला या मेरे कोई रिश्तेदार संकट में होंगे, जैसे मेरे जीजा जी की डेथ हुई, आपको बढ़िया उपयोग बता रहा हूँ। रात को 3 बजे मेरे भांजे का फ़ोन आया, तो पहले तो 1 घंटी में नहीं उठा, दूसरी घंटी में देखा मेरा भांजा लाइन पे। क्या बेटा रात में क्यों? बोले मामा जी ऐसा ऐसा हो गया। अरे तो अब यूटिलिटी शो हुई, अगर नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता? तो यूटिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अति यूज गड़बड़, ये मेरा। बिल्कुल, इंटरनेट के टाइम पर आजकल सभी बुक्स को भी भूल गए, जिसे लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जैसे नए एडिशंस के लिए बहुत वेट करते थे, उत्साहित रहते थे, लेकिन बुक्स को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, और अच्छा शौक है। किताबें मैं आज भी पढ़ता हूँ। अभी एक हमारे मुनि महाराज यहाँ आए हुए हैं, प्रमाण सागर जी महाराज जी, उन्होंने एक किताब दी है भावना युग की, वो पढ़ रहा हूँ। कौन सी बुक्स आप ज़्यादा पढ़ते हैं? किताबें तो मतलब मैडम सभी पढ़ता हूँ करीब करीब। मैगजीन्स मिल जाएं, किताबें पढ़ जाएं, स्टोरी मिल जाएं, किसी की जीवनी मिल जाए, सभी पढ़ता हूँ। अब आगे आपके ड्रीम्स क्या है? अब आगे आपको, जैसे आप कुलगुरु है यूनिवर्सिटी के, तो आगे आपको क्या करना है? अब मैं आज कैसे कह सकता हूँ मुझे क्या करना है? ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया कि मैं अपने बारे में, क्योंकि ये तो क्या है, कुछ ऊपर वाले की भी मेहर होती है, ऊपर वाले की भी कृपा होती है, कुछ हमारे कर्म होते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब
ऊपर वाले ने इसके बाद मेरे बारे में क्या सोचा ये मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ये है कि जब तक मैं सक्षम हूँ तब तक प्रदेश और देश की सेवा कर सकूँ, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर मुझे कोई दायित्व मिलेगा तो मुझे सेवा करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। जितने शिद्दत और तन्मयता से अभी काम करता हूँ तब भी करूँगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपका ड्रीम रहा है कि कुलगुरु यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो मैं उसी के आगे का पूछ रही थी कि आपका यूनिवर्सिटी में रहते हुए ड्रीम्स क्या है। अब जैसे कि नेक में ए ग्रेड मिला है यूनिवर्सिटी को, तो आगे आप और यूनिवर्सिटी के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी के लिए मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं इसको एक के बाद A+ होता है, AA+ होता है, तो मैं इसको AA+ की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। एक दूसरा मेरा रहेगा, नेशनल रैंकिंग होती है, NIRF बोलते हैं, उसमें भी रजिस्टर्ड कराऊंगा। तीसरा, अगर कुछ मतलब सहयोग ढंग का हो गया तो जो एक मेरा सपना है, बहुत दिन से ये भी एक सपना है, आज आप बता रहा हूँ कि विश्वविद्यालय का नाम विश्व की 100 यूनिवर्सिटियों में आ जाए, ऐसा एक सपना है। अब वो कैसे होगा ये मैं अभी कुछ उसमें नहीं कह पा रहा हूँ, पर एक इच्छा है कि विश्वविद्यालय का नाम टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में आना चाहिए। बिल्कुल, ज़रूर हो भी सकता है, सपना है तो जैसे आप यहाँ तक पहुँचे तो यूनिवर्सिटी भी 100 विश्वविद्यालयों में आई जाएगी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेशन भूल चुके हैं, सक्सेस की तरफ दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन फ़ोन को नहीं छोड़ पाते, तो उन्हें लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, फ़ोन मैंने भी आपसे क्या कहा, उपयोगी चीज़ है, उसकी जितनी आवश्यकता उतना उपयोग करना है, और सक्सेस पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के कभी भी सफलता नहीं मिलती, और जो मेहनत करते हैं, ये मेरा अपना दावा है, उन्हें सफलता मिलती ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, नमस्कार। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कुलगुरु सुरेश कुमार जैन जी, जिनकी संघर्ष की कहानी काफ़ी प्रेरणा देती है। संघर्ष से सफलता तक का सफ़र जो है वो काफ़ी बेहद ख़ास रहा है और बहुत अलग रहा है, और आगे भी इनके ड्रीम्स हैं जो कि ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वैष्णवी मावर, पीपल्स अपडेट भोपाल।